हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी स्पेशल। यूपी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम सभी इन्फॉर्मेशंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग जो भी मेला या महोत्सव होते हैं यूपी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो लिखा है ये है हरिदास जयंती मेला। ठीक है, ये वृंदावन में होता है, हरिदास जयंती। फिर है मुड़िया पूनो या फिर देव छठ, श्रावणी या फिर जन्माष्टमी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक नाम जो है इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इस पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि जन्माष्टमी का मेला, ऑफ कोर्स मथुरा जो रीजन है, यहाँ पे होली भी बहुत फेमस है और साथ में यहाँ की जन्माष्टमी भी बहुत फेमस है। ठीक है, श्रावणी एक महोत्सव है, ये भी होता है, यहाँ पे मेला लगता है। देव छठ होता है और साथ ही मुड़िया पूनो। ठीक है, ये थोड़े डिफरेंट नाम है, इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शाकंभरी देवी मेला। ठीक है, इसको शाकुंभरी देवी मेला भी कहा जाता है, ये सहारनपुर में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगी रामपुर, मनकपुर या फिर काम्पिल्य। ठीक है, ये सभी जो मेले हैं ये कनेक्टेड है फर्रुखाबाद से। ठीक है, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है सैयद सलार, ये है बहराइच का मेला। ढाई घाट का मेला लगता है शाहजहांपुर में। फागुन का मेला लगता है रामपुर में। ठीक है, फागुन का मेला लगता है रामपुर में। उत्तरायणी मेला लगता है बरेली में। तिगरी नाम का जो मेला है ये लगता है अमरोहा में। चैत की रामनवमी मेला जो है ये अयोध्या में लगता है। अभी राम जी से रिलेटेड जो भी मेले होंगे वहाँ पे अयोध्या होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आता है परिक्रमा मेला, ये नैमिषारण्य में लगता है। ठीक है, ये जगह जो है ये पौराणिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। तो यहाँ पे काफ़ी ऋषियों की तपोभूमि रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। परिक्रमा मेला जो है वो यहाँ पे लगता है। सीतापुर जो रीजन है लखनऊ के पास का, वहाँ के रीजन में ही आता है नैमिषारण्य। इसके बाद है गोला गोकर्ण नाथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी में लगता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है बल सुंदरी देवी, ये सहारनपुर में लगता है। कलिंजर का मेला जो है वो बांदा में लगता है। कलिंजर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे कल के लेक्चर में जब मैं आपको यूपी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने कलिंजर का जिक्र किया था। ठीक है, वो भी आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। तो कलिंजर जो है ये बांदा में स्थित जगह है और यहाँ पे मेला लगता है, कलिंजर का मेला। नेक्स्ट आता है कजली, ये मेला महोबा में लगता है। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है। श्रावणी का मेला जो है ये संकीसा फर्रुखाबाद में भी लगता है। इससे पहले भी मैं आपको श्रावणी का मेला जो है वो बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ये मथुरा रीजन में भी लगता है। इसके साथ ही द्रुपद मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्रुपद पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाराणसी में लगता है। इसके साथ ही दशहरा का मेला, इसको नक कटैया मेला भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन जो है वो इस बेसिस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हैं कुछ वाराणसी के मेले, और यहाँ पे मैंने जितने भी आपको मेले बताए हैं या फिर महोत्सव बताए हैं ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैंने मार्क किया है वो आप लोग ज़रूर से याद करिएगा इन सभी मेलों को। नेक्स्ट आता है खिचड़ी का मेला, जो कि गोरखपुर में लगता है, इम्पॉर्टेंट है। सोरो का मेला जो है वो कासगंज में लगता है। विंध्याचल मेला मिर्ज़ापुर में लगता है। वटेश्वर पशु मेला, ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वटेश्वर का पशु मेला जो है वो आगरा में लगता है। ददरी का पशु मेला जो है वो बलिया में लगता है, और ऐसा माना जाता है कि भारत का ये वन ऑफ द काफ़ी बड़ा मेला जो लगता है, जैसे कि महाकुंभ मेला या फिर कुंभ मेला, उसी से रिलेट करके इसको भी काफ़ी बड़े तौर पे एक बड़ा मेला माना जाता है। ये पशुओं का मेला होता है, यहाँ बलिया में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है ककोरा का मेला, ये बदायूं में लगता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसवध मेला ये मथुरा में लगता है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नौचंडी का मेला, ये मेरठ में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। महाकुंभ जो है जो प्रत्येक 12 वर्षों पे आता है, ये प्रयागराज में लगता है। ठीक है, इसको विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सरधना का मेला जो है वो मेरठ में लगता है। वसंत गंगा का मेला गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ रीजन में लगता है। ठीक है, व्यास समारोह जो है ये वाराणसी में होता है।
चिता भस्मी होली महोत्सव, ये मणिकर्णिका घाट काशी में लगता है। नेक्स्ट है गोविंद साहब मेला, ये अंबेडकर नगर से रिलेटेड है। बात की जाए अगर यूपी के सर्वाधिक मेले जो हैं ये मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले जो हैं ये पीलीभीत में लगते हैं। तो ये भी आप फैक्ट जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं मेले या फिर महोत्सव, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी रीजन है जहाँ से एसोसिएटेड है ये मेला, उसे आप लोग ज़रूर से याद करिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। ठीक है, इसमें हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ ही कुछ जल विद्युत परियोजना है, कुछ बांध बनाए गए हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से नदी तंत्र जो है और उससे सहायक नदियां कौन सी हैं जो कि यूपी में फ़्लो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूपी का मैप देखा जाए तो इस तरह से यहाँ ऊपर के रीजन में गंगा नदी और गंगा के सहायक नदी जो है इनका डोमिनेंस है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है गंगा नदी है। इसके बाद यहाँ पे आती है शारदा नदी जो कि नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है गोमती नदी, जिसके किनारे जो है लखनऊ शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पे गोमती नदी जो है ये पीलीभीत से निकलती है। इसके बाद आता है घाघरा नदी, जिसका उद्गम जो है ये नेपाल से है। राप्ती नदी भी नेपाल से उद्गम है। गंडक नदी, इसका भी उद्गम जो है ये नेपाल से है। ये सब जो है ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख नदी है उत्तर प्रदेश की वो है यमुना, और यमुना की सहायक नदियाँ भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, धरसन, केन, सोन नदी, रिहंद बांध जो है ये भी एसोसिएटेड है यहाँ पे यूपी में ही। इसके साथ ही ये सभी नदियाँ जो हैं यमुना की प्रमुख नदियों में से आती हैं जो कि यूपी में फ़्लो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अगर गंगा बेसिन की बात की जाए तो राज्य का 2/3 हिस्सा जो है वो गंगा बेसिन के द्वारा कवर किया जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गोमती, और जो क्षेत्र है जहाँ पे गंगा बेसिन है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है बिजनौर ज़िले से। ठीक है, फिर ये कई शहरों में फ़्लो करती है, जैसे कि बुलंदशहर, इसके बाद कानपुर, फिर वाराणसी, और इसके बाद यहाँ पे गाजीपुर, इस जगह से ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो लगभग 28 जिलों में, यूपी के 28 जिलों में फ़्लो करती है गंगा नदी। इसके बाद आता है बेतवा बेसिन। बेतवा जो है वो यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना की इम्पॉर्टेंट जो सहायक नदियां हैं जो कि यूपी में बहती हैं वो हैं चंबल, बेतवा, केन, हिंडन और टोंस। ठीक है, बेतवा बेसिन जो है वो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है और इसका जो क्षेत्र है वो है हमीरपुर, जालौन और ललितपुर। सोन बेसिन जो है वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के पास की है, और गोमती नदी जो है ये भी गंगा की ही एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख झीलें हैं और ये किस स्थान पे अवस्थित है ये सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो झील है वो ये है कीथम झील, जिसको सुर सरोवर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कीथम लेक या फिर सुर सरोवर लेक ये आगरा में है स्थित। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोती झील या फिर गौर झील, ये रामपुर में है। ठीक है, ये भी नाम आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बड़ा ताल या फिर गोखुर लेक जो है ये शाहजहाँपुर में है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बरुआ सागर या फिर लक्ष्मी ताल। ठीक है, इसके साथ ही भसनेह जलाशय जो है ये झांसी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्मी ताल आप लोग याद कर सकते हैं, इसके साथ ही बरुआ सागर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुंदरा समंदर और नवाबगंज। ठीक है, यहाँ पे नवाबगंज जो है ये पक्षी उद्यान भी है, ये उन्नाव में स्थित है। इसके बाद आता है मदन सागर और बेला सागर। बेला सागर एक कृत्रिम लेक है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक इट इज़, तो ये महोबा में स्थित है। इसके बाद आता है चित्तौरा झील या फिर पयाग झील, ये बहराइच में स्थित है। ठीक है, चित्तौरा या फिर पयाग झील जो है ये बहराइच में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नोह झील, नोह नाम है इसका। ठीक है, ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट आता है फुलहर झील, जहाँ से गोमती का उद्गम स्थान है, और पनगेती। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम जो हैं ये पीलीभीत से एसोसिएटेड हैं, इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरसई नावर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सरसई, और भीखा, ये इटावा में स्थित है। ठीक है, इटावा में सरसई नावर जो है
ये आर्द्र भूमि में भी आता है। तो ठीक है, जब हम लोग कवर करेंगे आर्द्र भूमि के बारे में, कितने यूपी में कितने वेटलैंड्स हैं, उसमें भी मैं आपको ये सभी जो है लेक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है दार्शनिक कुंड या फिर चक्र कुंड। ठीक है, ये सीतापुर में, वही नैमिषारण्य वाला जो एरिया है वहीं पे स्थित है, सीतापुर में। नेक्स्ट आता है राधा कुंड या फिर श्याम कुंड। ये गोवर्धन पर्वत के आसपास मथुरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा मतलब इसी में कंटिन्यूएशन में ही है, मथुरा में ही गोविंद सागर है या फिर गोविंद लेक है। गोविंद सागर डिफरेंट है, यहाँ पे गोविंद लेक की बात हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है मानसी गंगा और कुसुम सरोवर। ठीक है, ये सभी मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पार्वती अर्गा ताल, जो कि गोंडा में स्थित है। ठिठोरा झील जो है ये फतेहपुर में स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पार्वती अर्गा, ठिठोरा, और इसके साथ ही यहाँ पे सरसई नावर, फुलहर झील, बेला सागर, चित्तौरा और नवाबगंज, ये सभी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया कीथम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कीथम लेक कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। ठीक है, मोती झील के बारे में, एक और मोती झील है, इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे गोखुर ताल आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलवारा, ये कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, अलवारा जो है ये कौशाम्बी में स्थित है। सुरहा ताल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुरहा ताल जो है ये बलिया में स्थित है। नेक्स्ट आता है करेला या फिर इतीजा झील। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है। करेला झील जो है ये लखनऊ में स्थित है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है समसपुर। समसपुर रायबरेली में है, इंपॉर्टेंट है। समसपुर रायबरेली में है। इसके बाद आता है कोकिला झील या फिर कृष्ण कुंड। ठीक है, ये भी मथुरा में ही है। बल्हापारा, कानपुर में ये झील स्थित है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है सुल्तानपुर की झील जो है लोंधी, भोजपुर और राजा का बांध। ठीक है, यहाँ पे राजा का बांध पे प्रश्न जो है ये ऑलरेडी बन चुका है। इसके बाद आता है ओंधी ताल, ये वाराणसी में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओंधी ताल भी पूछा जाता है, इसको भी याद कर सकते हैं। मोती झील फिर से आ गया, मोती झील यहाँ पे, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, ये जो है कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है रामगढ़ या फिर चिलुआ ताल, ये गोरखपुर में स्थित है। शेखा झील जो है ये अलीगढ़ में स्थित है। सागर ताल बदायूं में है। सौज झील मैनपुरी में स्थित है। सीता कुंड या फिर भरत कुंड जो है ये अयोध्या में स्थित है। बखीरा झील जो है ये संत कबीर नगर में स्थित है। इसके बाद आता है लिलौर, लिलौर झील जो है ये बरेली में स्थित है। फिर बेती या फिर नैया झील जो है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही पेज में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, और ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रमुख बांध परियोजना। यूपी की प्रमुख बांध परियोजना सबसे पहले 1958 में आता है, ललितपुर ज़िले में बेतवा नदी संयुक्त माता टीला बांध परियोजना। 1958 में इसका निर्माण किया गया था। 1958 में माता टीला बांध जो है, जो कि स्थित है ललितपुर ज़िले में, और कौन सी नदी पे है, बेतवा नदी पे है, इसका निर्माण किया गया था 1958 में, सबसे पहला बांध। इसके बाद आता है 1963 में। ठीक है, यहाँ पे सोनभद्र में बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ जो एक बांध बनाया गया था, डैम बनाया गया था, रिहंद नदी पे बनाया गया था, सोनभद्र में बनाया गया था। और यहाँ पे जो एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है, किसी भी डैम के साथ एक रीजन बनाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा पानी जो है वो इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह की वो कृत्रिम झील बन जाती है, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है ये आप लोग याद कर सकते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो रिहंद बांध से एसोसिएटेड है, और कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद आता है 1975, यहाँ पे ललितपुर में फिर से एक बेतवा नदी है, बेतवा नदी पे ही संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे राजघाट मल्टीपर्पज़ डैम का निर्माण किया गया है। फिर से हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें हम लोग बांध के नाम देखेंगे, नदी देखेंगे, और किस स्थान पे स्थित है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है रामगंगा या फिर कालागढ़ बांध।
ठीक है। ये दोनों ही बांध जो हैं ये रामगंगा नदी पे हैं, स्थित हैं। रामगंगा की ही एक सहायक नदी है कालागढ़, उस पे स्थित है कालागढ़ बांध, और ये दोनों ही जो है ये बिजनौर में स्थित हैं। ठीक है, तो बिजनौर में 2 डैम हैं इम्पॉर्टेंट, रामगंगा और कालागढ़। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिहंद। रिहंद में 2 बांध हैं, एक रिहंद डैम है और एक ओबरा है। ठीक है, ये स्थित है पीपरी सोनभद्र में। ठीक है, पीपरी एक जगह का नाम है, सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पे रिहंद नदी पे 2 डैम बनाए गए हैं, एक रिहंद डैम है और एक है ओबरा डैम। नेक्स्ट आता है बेतवा। बेतवा झांसी में फ्लो करती है और यहाँ पे माता टीला बांध जो है ये बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ललितपुर या फिर झांसी दोनों ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसी के पास ये बनाया गया है, दोनों ही पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे ये माता टीला बांध जो है झांसी से भी कनेक्टेड है और ललितपुर से भी एसोसिएटेड है। इसके बाद आता है मुशाकहंद। ठीक है, जो कि कर्मनाशा नदी पे है, चंदौली में स्थित है। ये कर्मनाशा नदी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और भी डैम जो है जो बनाए गए हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो कर्मनाशा नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिरगो। जिरगो, ठीक है, तो यहाँ पे जिरगो या फिर जरगो इसको बोला जाता है। यहाँ पे ये जरगो नदी जो है ये गंगा की ही एक सहायक नदी है और ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अहरोरा जो कि गरई नदी पे है, मेजा बांध बेलन नदी पे है, अदवा बांध अदवा नदी पे है। ये सभी मिर्ज़ापुर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग नाम याद कर सकते हैं। यहाँ पे अहरोरा जो है ये फेमस है, मेजा भी बांध जो है ये भी फेमस है। मेजा बांध बेलन नदी पे है। बेलन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बेलन घाटी का किस तरह से इम्पोर्टेंस है यूपी में, इसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट आता है अदवा नदी। अदवा बांध ये अदवा नदी पे है मिर्ज़ापुर में। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, बट अहरोरा, मेजा और जिरगो ये सभी इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है परीछा डैम। ठीक है, परीछा डैम जो है ये बेतवा नदी पे स्थित है, झांसी में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गढ़वा डैम जो कि गढ़वा नदी पे है, चित्रकूट में। जामिनी डैम जो कि जामिनी नदी पे है। रोहिणी, रोहिणी नदी पे है। सहजाद, सहजाद नदी पे है। सजनाम, सजनाम नदी पे है। राजघाट जो कि बेतवा नदी पे है और मोदहा जो कि बिरमा नदी पे है। सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पे है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जामिनी, रोहिणी, राजघाट, सुकमा डुकमा ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये सभी ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो जामिनी जो है वो जामिनी नदी पे है, रोहिणी रोहिणी नदी पे है, राजघाट बेतवा नदी पे है, सुकमा डुकमा जो है ये बेतवा नदी पे है। ठीक है, ये सभी ललितपुर में बनाए गए डैम हैं। नेक्स्ट आता है कनहर डैम जो कि कनहर नदी पे है, सोनभद्र में। अर्जुन डैम अर्जुन नदी पे है, महोबा में। महोबा में एक और डैम है झलारपुर जो कि करदिया नदी पे है, महोबा में। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे ये कनहर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, सोनभद्र में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये पथरी डैम। ठीक है, इसको पथराई या फिर पथरी कहा जाता है। पथराई नदी और सुखनाई नदी ये झांसी में फ्लो करती हैं और ये डैम जो है पथराई डैम ये झांसी में बनाया गया है। इसके साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण बांध परियोजनाएं इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि शारदा बैरेज। अभी बैरेज हो या फिर डैम हो, ठीक है, तो बांध और बैरेज जो है वो लगभग एक ही होते हैं। नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बैरेज बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब काफ़ी फ्लो के साथ काफ़ी हाई वेलोसिटी से जब पानी जो है वो निकलता है तो वो डैम का रूप ले लेता है अगर वहाँ पे टरबाइन लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही एक कारण होता है कि बैरेज और डैम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे भी बैरेज लिखा हुआ है, जैसे कि फरक्का बैरेज, ठीक है, तो फरक्का बैरेज जो है वो क्या है, एक तरह का डैम ही है जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नाम है शारदा बैरेज। कौन सी नदी पे है? शारदा नदी पे, नाम में ही आ रहा है इसमें शारदा बैरेज, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुहेली बांध
सुहेली नदी पे है, ये भी लखीमपुर खीरी में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है मूसा खंड, कर्मनाशा नदी पे है, चंदौली में स्थित है। कन्हार, अभी मैंने आपको बताया कन्हार के बारे में, ये सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट है हिंडन डैम, जो कि हिंडन नदी पे है, गाज़ियाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लवकुश डैम, जो कि कानपुर में स्थित है, गंगा नदी पे। हरवली या फिर मध्य गंगा जो है, हरवली जो है वो रामगंगा में स्थित है, बिजनौर में। मध्य गंगा जो है ये गंगा नदी पे स्थित है, बिजनौर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है। हरवली डैम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही कन्हार, हिंडन डैम, शारदा बैरेज, सुहेली बैरेज, ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लवकुश भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है बनवासा, शारदा नदी पे है और पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, बनवासा डैम जो है ये शारदा नदी पे है और पीलीभीत में स्थित है। अदवा डैम जो है ये कर्मनाशा नदी पे है, मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है नरोरा डैम, जो कि गंगा नदी पे है, बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नरोरा जो है ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है यूपी में, इसलिए ये नाम जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नरोरा डैम जो है ये गंगा नदी पे स्थित है, बुलंदशहर में। ठीक है, गोकुल डैम ये यमुना में है और मथुरा में स्थित है, यमुना नदी पे बनाया गया है गोकुल डैम। नेक्स्ट आता है गिरजा डैम, जो कि घाघरा नदी पे है, बहराइच में स्थित है। ठीक है, यूपी की अगर कुल सिंचाई की बात की जाए तो काफ़ी जो सर्वाधिक हिस्सा जो है यूपी की सिंचाई का, क्योंकि यूपी एक काफ़ी कृषि की भूमि यहाँ पे है, तो कृषि या फिर उपजाऊ भूमि जो है ये नदियों के तंत्र से बनाई जाती है। ठीक है, जिस तरह से मिट्टी जो है वो अपने साथ बहते हुए उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती है, मतलब नदी जब बहती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लेके आती है और वो एक सतह पर रुक जाती हैं, वहाँ पे वो जो भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। इस तरह से जो नदी तंत्र है इसके कई फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूपी की सिंचाई की बात की जाए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं तो वहाँ पे सिंचाई भी देनी पड़ेगी, जिससे पानी का रखरखाव हो सकता है किसी भी भूमि पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंचाई के सबसे सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो नलकूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नलकूप जो है ये सर्वाधिक प्रतिशत है, लगभग 75%। अभी ये जो डेटा है ये 2020 का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये थोड़ा चेंज हो सकता है, पर फिर भी ये जो डेटा है कि सर्वाधिक जो है वो नलकूप से होता है, उसके बाद आता है नहरों से, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, ये 1 2 3 4 जो दिया हुआ है ये चेंज नहीं होगा। हाँ, परसेंटेज जो है वो थोड़ा बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट नहरों से। नहरों से भी सिंचाई की जाती है, लगभग 17%, 15 से 17% जो है ये नहरों से सिंचाई की जाती है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे कुएं। कुएं जो बनाए जाते हैं ये भी सिंचाई का एक साधन है और लगभग 7 से 8% जो है ये कुओं से सिंचाई की जाती है। चौथे नंबर पे आता है हमारा सबसे लास्ट जो आता है ये है तालाब, झील या फिर जो पोखर बनाए जाते हैं, इनसे जो सिंचाई होती है वो सबसे आखिरी नंबर पे आती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है उसका साधन जो है वो है नलकूप, दूसरा नहरों से, तीसरा कुओं से और चौथे नंबर पे आता है तालाब, झील या फिर पोखर। ठीक है, सबसे पुरानी अगर नहर सिस्टम की बात की जाए तो पूर्वी यमुना नहर है, जो कि सबसे पुरानी सहारनपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो अगर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की बात की जाए, मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए, तो 1631 में शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण जो है वो शुरू कराया गया था। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण जो है ये मिडिवल हिस्ट्री से करवाया गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा 1830 में इसका काम जो है वो पूरा हुआ था। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 1440 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पुरानी नहर तंत्र है हमारा यूपी का। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है यूपी की, ये है शारदा नहर। ठीक है, शारदा जो है ये काली या फिर महाकाली नदी भी कहा जाता है इसको, बट जब ये इंडिया में प्रवेश करती है, नेपाल से निकलती है, नेपाल में इसको काली या फिर महाकाली नदी कहा जाता है, बट जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 1928 में सबसे बड़ी नहर प्रणाली का जो परियोजना थी ये तैयार की गई थी। शारदा नहर जो है वो सबसे बड़ी नहर प्रणाली सिस्टम है। इसके बाद आता है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, जिसको अपर गंगा
बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण जो है वो 1842 से 1854 में किया गया था, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर का। नेक्स्ट आता है निचली गंगा नहर। इसका निर्माण जो है वो 1878 में किया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है काफ़ी पुराने नहर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपरी गंगा नहर या फिर निचली गंगा नहर, शारदा नहर की बात की जाए या फिर उससे पुराना अगर देखा जाए तो पूर्वी यमुना नहर। ये सभी नहर सिस्टम जो है ये काफ़ी पुराने हैं और इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है, जिसको वेटलैंड्स कहा जाता है या फिर रामसर साइट्स भी कहा जाता है। वेटलैंड या फिर रामसर साइट्स। रामसर कन्वेंशन के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स अपने इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में हम लोगों ने रामसर साइट्स के बारे में देखा। क्या होते हैं रामसर साइट्स? रामसर कन्वेंशन जो था, जो सम्मेलन हुआ था रामसर में, ये सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या था, ये सभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कवर करवाया था। तो आई होप आपको याद होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था और पूरे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। अभी करेंट का डेटा 2024 में कितनी आर्द्र भूमि की संख्या है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स ऑफ यूपी। तो सबसे पहला जो है 2005 में बनाया गया था, जिसको ऊपरी गंगा नदी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रिज घाट नरोरा में स्थित है ऊपरी गंगा नदी। इसको सबसे पहले आर्द्र भूमि घोषित किया गया था 2005 में। इसके बाद आता है नवाबगंज जिला, जो कि उन्नाव में है। इसको 2012 में आर्द्र भूमि का स्टेटस जो है ये मिला था। नेक्स्ट आता है सरसई नावर, इटावा में स्थित है। 2019 में इसको रामसर साइट बनाया गया था। पार्वती अर्गा गोंडा में स्थित है। 2019 में इसको भी रामसर साइट बनाया गया था। फिर आता है समन पक्षी विहार मैनपुरी, ठीक है। इसको कई जगह पे समान भी लिखा रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समन या फिर समान जो पक्षी विहार है मैनपुरी में स्थित है और 2019 में इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला था। नेक्स्ट आता है सांडी पक्षी विहार, ठीक है, ये हरदोई में स्थित है। सांडी जो है ये हरदोई में स्थित है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी 2019 में आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था। नेक्स्ट आता है समसपुर रायबरेली में है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि समान और समसपुर ये दोनों कंफ्यूज करता है कभी कभी, बट यहाँ पे समसपुर जो है ये रायबरेली में स्थित है और समान जो है ये मैनपुरी में स्थित है, ठीक है। तो समसपुर रायबरेली, इसको भी 2019 में आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है सूर सरोवर या फिर कीथम झील, आगरा में स्थित है। 2020 में इसको आर्द्र भूमि का दर्जा जो है वो मिला था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, नाम में ये वेटलैंड आ रहा है, हैदरपुर में है, मतलब हैदरपुर वेटलैंड इसका नाम है और ये बिजनौर मुजफ्फरनगर की सीमा पर स्थित है, ठीक है। बिजनौर मुजफ्फरनगर की सीमा पर स्थित है, नाम है हैदरपुर वेटलैंड। 2021 में इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा आता है बखीरा का वन्य जीव अभयारण्य, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है। बखीरा जो है ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो होते हैं ये भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे, तो एक तरह के पक्षी विहार भी है और साथ ही वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है इसको। संत कबीर नगर में स्थित है। 2022 में इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। इसके साथ ही भारत में जो सबसे पहला वेटलैंड है वो 1981 में चिल्का झील को घोषित किया गया था। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील को सबसे पहला वेटलैंड का दर्जा जो है वो दिया गया। प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में जो वेटलैंड क्षेत्र हैं इसका प्रतिशत जो है ये 5.5% है, ठीक है। प्रदेश के जो सर्वाधिक वेटलैंड वाला क्षेत्र है वो है सोनभद्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी, इस फैक्ट को भी आप लोग याद कर सकते हैं। सर्वाधिक वेटलैंड वाला क्षेत्र जो है, जो जिला है ये है सोनभद्र। प्रदेश में सबसे कम वेटलैंड वाला जो क्षेत्र है ये है बागपत या फिर हाथरस। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया
मेला और महोत्सव से, जहाँ पे सभी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सबको याद करना है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको समझने के साथ साथ पूरे याद भी करने रहते हैं, इनको मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक लिमिट तक मैंने आपको पढ़ाया है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया है यहाँ पे, पर जो भी पढ़ाया है इसका आप लोग हैंडमेड नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं तो यहाँ पे डिपेंड होने के बाद आप लोग काफ़ी कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है, कि नोट्स मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तब पढ़ने बैठेंगे। यहाँ पे ये काम नहीं करना है आपको। जो भी हाईलाइट किए गए पॉइंट्स हैं इनका आप लोग खुद से साथ में नोट्स बनाइए। साथ में नोट्स बनाने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी याद होती है, और अगर आपको चीज़ें याद हो जाएगी तो आपका एक यूपी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो एक आपका टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ा रखा है, इसके बाद इन्वायरमेंट का टॉपिक भी हमने पढ़ा, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे। अगर आप लोग रिवाइज़ करते हैं इस चीज़ को, तभी इसको पढ़ना जो है वो साकार हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ते जाइए और पीछे का भूलते जाइए, ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं हमें, क्वेश्चंस हर दिन आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है इसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश मैं ये करूँगी कि PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाए, बट मेरा ये कहना है आपसे कि PDF पे ही डिपेंडेंसी मत रखिए, ठीक है। PDF मत मांगते रहिए, क्योंकि सिर्फ PDF जुटा लेने से, रख लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम तभी निकलता है जब आपकी मेहनत जो होती है वो आप अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक साथ एक ही दिन में आपके काफ़ी लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है, साथ में आपको ये भी पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद बाकी जो सर लोग हैं ये भी आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो रोज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतना डेटा जब माइंड में कलेक्ट हो जाता है तो इसको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो रिवाइज़ करने का टाइम निकालिए, कोशिश ये करिए कि जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वो उसी लेक्चर में पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत हमने की थी मेला और महोत्सव से। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेलों के बारे में जाना था, महोत्सव के बारे में जाना था। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके बता दिया है। नेक्स्ट हमने देखा था उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में, जिसमें ये जो डेटा था, ये जो मैप है, ये ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं, खुद से भी मैप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर नदी तंत्र सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आप लोग इसको बारे में जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ हिस्सा जो था ये मैंने आपको बताया था, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हमने झीलों और स्थानों के बारे में देखा था, ठीक है। झील और स्थान, जिसमें प्रमुख जो है आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो है, यूपी में 10 आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इनका नाम भी इन्हीं झीलों में ही आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ नदी परियोजना देखी थी, बांध परियोजना। बांध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न ज़रूर से पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सभी बांध परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था। महत्वपूर्ण बांध परियोजना जिसको बैरेज भी कहा जाता है, इनके बारे में हम लोग ने देखा था, और लास्ट हमने एंड किया था आर्द्र भूमि से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कोशिश करिएगा कि सब कुछ याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, जिसका आपको आंसर ज़रूर से करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर इसलिए करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, साथ में आपको भी पता चलता है, आप खुद से जज कर पाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक रीच कर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी, आसान प्रश्न पूछूँगी आपसे, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माता टीला बांध जो है ये कौन सी नदी पे है, ठीक है। माता टीला डैम जो है ये कौन सी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, रिहंद डैम पे जो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बनाया गया है या फिर कृत्रिम झील बनाई गई है उसका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे कृत्रिम झील का नाम आपको बताना है। तीसरा है बटेश्वर मेला, ठीक। बटेश्वर मेला जो है ये कहाँ लगता है। इसके साथ ही लिलौर मेला ये कहाँ पे लगता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये आपका फोर्थ हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है सुरहा ताल कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो हैं ये जो मैंने पढ़ाया इन्हीं से पूछे गए हैं, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। साथ ही रिवाइज़ करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखने की कोशिश करिए। एक बार अगर लेक्चर आप लोग देख लेते हैं तो दूसरी बार लेक्चर ज़रूर देखिए, उससे क्या होता है रिवीजन हो जाता है, ठीक है। नोट्स आप लोग कोशिश करिए कि खुद से भी लेक्चर के साथ साथ बनाते रहिए, एक शॉर्ट नोट्स की तरह से तैयार कर लीजिए। लेक्चर जब आप देखते हैं तो हाथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है वो आप लोग खुद से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो PYQ सॉल्व करना है आपको, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, यूपी स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और यूपी के बारे में ही जानेंगे। आज हमने जाना उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं, साथ ही जो नदी तंत्र है, जो जल परियोजना है, इनके बारे में हमने डिटेल में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। जो भी मेहनत यहाँ पे करवाई जा रही है ये साकार तभी होगी जब आप लोगों की पढ़ाई जो है ये अच्छे तरीके से चलेगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से करने के लिए लेक्चर आप लोगों को फॉलो करते रहिए और साथ ही क्वेश्चंस जो है उसको भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।